आखिरकार आज मेरी शादी हो रही है, वो भी इतनी अच्छी लड़की से जो जो सिर्फ मुझसे प्यार करती है और किसी से नहीं। प्रतीक फिलहाल अपनी शादी को लेकर बहुत खुश था। उसको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उसकी शादी हो रही है, इसीलिए उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। प्रतीक अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसके पास अमली आती है और उसे छूते हुए प्यार से कहती है, कहाँ गुम हो? शादी करनी है ना, या इरादा बदल दिया? ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं वादा करके कभी पीछे नहीं हटता, और वैसे भी तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता अब। तो चले फिर, मुहूर्त निकलता जा रहा है। ठीक है चलो। अब प्रतीक और अमली खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। अमली प्रतीक का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। अमली प्रतीक के बिना कुछ कहे ही उसकी बात को समझ जाती और उसके मन का ही सब किया करती। प्रतीक ये सब देख रहा होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे इतने प्यार करने वाली लड़की कैसे मिल गई। अमली के ये सारे एफर्ट्स देखकर उसे अपने बीते हुए कल के अनचाहे पल याद आते हैं कि उसने ऐसे ही किसी से टूटकर प्यार किया था, और वो सब किया था जो अमली उसके लिए कर रही थी। प्रतीक ये सब सोचकर भावुक हो जाता है। अमली प्रतीक के पास आकर उसे ख्यालों से बाहर निकाल कर कहती है, सुनो, मैं मार्केट जा रही हूँ। ठीक है जाओ। खाना बना दिया है, खा लेना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ओके, ध्यान से जाना। अमली अब मार्केट के लिए निकल जाती है। प्रतीक भी अपने कमरे में लेट जाता है और अपने बीते लम्हे सोचने लगता है। एक दिन प्रतीक कॉफी शॉप में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड ऋतु का इंतजार कर रहा था, लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं। ऋतु को आने में काफी देर हो जाती है, तो प्रतीक को चिंता होने लगती है और वो उसे कॉल करता है। कहाँ हो यार? आ रही हूँ यार, रेडी होने में टाइम तो लगता है ना। ओके ओके, जल्दी आओ। थोड़ी देर बाद ऋतु प्रतीक के पास आ जाती है। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर प्रतीक का सारा गुस्सा उतर जाता है और वो बोलता है, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। सिर्फ अच्छी और कुछ नहीं? अब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं तुम्हारी तारीफ में कुछ कह सकूं। बस मुंह में आया तो मैंने बोल दिया। चलो कोई बात नहीं, तुमने कुछ ऑर्डर किया या बस ऐसे ही बैठे थे जब से? तुम्हारा इंतजार करते करते 5 बार कॉफी पी चुका हूँ। अब तुम आ गई हो, कुछ खा भी लूंगा। अब वो दोनों खाने का ऑर्डर दे देते हैं और कुछ देर में खाना आ जाता है। दोनों साथ में खाना खाने के बाद प्रतीक अब ऋतु से बोलता है, सुनो ना, मैं हमारे रिश्ते को एक नाम देना चाहता हूँ। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है कि विल यू मैरी मी? क्या तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? ये तुम क्या कह रही हो? हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। हम दोनों नहीं, सिर्फ तुम करते हो, और मुझे तुम जैसे इंसान में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कहकर ऋतु बिना प्रतीक की फिक्र किए वहाँ से उठकर चली जाती है। और इधर प्रतीक को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ आखिर हुआ क्या, और उसका दिल टूट जाता है। वो बस यूं ही शौक में खड़ा रहता है। तभी उसके पास एक वेटर आता है और उससे बोलता है, सर आपका बिल। हाँ? अब प्रतीक वेटर को पैसे देकर वहाँ से उदास होकर चला जाता है और बाहर जाकर ऋतु को ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। प्रतीक बस परेशान होकर इधर उधर भटकता रहता है और खुद से बात करते हुए सोचता है, ये सब क्या हो गया मेरे साथ? वो मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती है? अब प्रतीक पागलों की तरह बस उसे खोजता रहता है, पर ऋतु की उसे कोई खबर नहीं मिलती। वो उससे दूर जा चुकी थी। यूं ही वक्त गुजरता है। अब प्रतीक को भी अकेले जीने की आदत सी हो गई। वो हालातों से समझौता कर लेता है, पर उसके दिल में अब भी कहीं न कहीं ऋतु की यादें जिंदा थी। एक दिन वो अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। वो अपने ऑटो से उतरकर देखता है तो उसे पता चलता है कि लंबा जाम लगा था। तभी उसके बगल में एक बाइक आकर रुकती है। उस बाइक पर बैठे हुए आदमी का हेलमेट जैसे ही उतरता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो एक लड़की थी, जिसे देखते ही प्रतीक के दिल में कुछ हलचल सी होती है। प्रतीक को अपने ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही थी, तो वो खुद से सोचता है, ये लड़की अगर मुझे ऑफिस छोड़ देगी अपनी बाइक पे तो कितना अच्छा होगा ना। एक काम करता हूँ, इससे बात करके देखता हूँ, क्या पता छोड़ दे। अगर इसने छोड़ दिया ना तो अच्छा होगा, ऑफिस टाइम पे पहुँच जाऊंगा। प्रतीक अब हिम्मत करके उस लड़की से बात करता है। सुनिए। जी? हेलो, वो मेरा नाम प्रतीक है और मुझे ना ऑफिस जाने के लिए बहुत देरी हो रही है, तो क्या आप मुझे अपनी बाइक पे ड्रॉप कर सकती हैं? ओके, बैठ जाइए। फिर वो लड़की, जिसका नाम अनीता था, प्रतीक को ऑफिस ड्रॉप करती है। वो टाइम से अपने ऑफिस पहुंचकर बहुत खुश था। अनीता वहाँ से जाने लगती है कि प्रतीक उसे टोकता है। मिस सुनिए जरा। अनीता, अनीता नाम है मेरा। और कहीं ड्रॉप करना है क्या आपको?
नहीं नहीं, बस आपको थैंक यू बोलना था। उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर अब अनीता वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। प्रतीक के मन में अनीता का चेहरा घूमने लगता है। उसे बहुत खुशी थी और वो सोचता है, यार कितनी अच्छी लड़की थी और सुंदर भी बहुत थी। पता नहीं किस्मत में दोबारा मिलना लिखा है या नहीं। प्रतीक उसके बारे में सोचता रहता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक दिन वो दोबारा से जाम में फंस जाता है और बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले फंसा था। इस बार भी अनीता उसके बगल में आकर अपनी बाइक को रोकती है। प्रतीक अनीता को देखता है तो उसे खुश होते हुए कहता है, हेलो, थैंक यू, आप आ गई। अरे आप, क्या बात है। लगता है हमारी किस्मत में हमारा मिलना लिखा है, इसलिए तो बार बार हम मिल जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ऑफिस छोड़ दूं आपको? आज ऑफिस नहीं जाना है। अच्छा, तो फिर कहीं और? वो अगर आप फ्री हो तो क्या आज आप मेरे साथ चलोगी? वो क्या है ना, अकेला हूँ, कंपनी मिल जाएगी। वैसे कहाँ जाना चाहते हो आप? आप चलेंगी सच में? हाँ, सोच तो रही हूँ कि चल ही लेती हूँ। अनीता की बात सुनकर प्रतीक खुश हो जाता है। फिर वो दोनों साथ में रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। वहाँ बैठकर वो दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। यूं ही दिन गुजरते हैं और दोनों एक दूसरे से अक्सर मिला करते। अब प्रतीक को अनीता से प्यार हो जाता है। एक दिन वो उसे अपने दिल की बात बताने के लिए कॉफी शॉप में बुलाता है। अनीता उससे मिलने जाती है और अनीता कहती है, क्या बात है प्रतीक, ऐसे अचानक क्यों बुलाया? वो क्या है ना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? फिर प्रतीक अनीता को अपने दिल की बात बताता है। उसकी बातों को सुनकर अनीता बहुत चौंक जाती है और खड़ी हो जाती है। फिर वो प्रतीक को कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो प्रतीक? मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था और तुमने? तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? देखो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अनीता की ये बात सुनकर प्रतीक के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसका दिल चकनाचूर हो जाता है और उसे ऋतु वाला हादसा याद आता है। उसने भी उसके साथ ऐसा ही तो किया था। फिर अनीता उससे कहती है, मुझे माफ कर देना प्रतीक, पर जैसा तुम सोच रहे हो ना, वैसा तो कुछ भी नहीं है और शायद अब हमें मिलना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहकर अनीता वहाँ से चली जाती है और एक बार फिर से प्रतीक प्यार के खेल में अकेला रह जाता है और वहाँ पर तन्हा खड़ा होता है। कुछ समय ऐसे ही बीतने के बाद प्रतीक की जिंदगी में एक और लड़की आती है और इस बार वो प्रतीक से बिल्कुल वैसा ही प्यार करती जैसा कि वो आज तक सबसे करते आया था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अमली थी। प्रतीक ये सब सोच रहा था कि अमली घर वापस आती है और प्रतीक को कहती है, खाना खाया या नहीं खाया? साथ में खा लेंगे। ऐसे प्रतीक की जिंदगी में सच्चा प्यार आ जाता है। भले ऋतु अनीता के रूप में नहीं बल्कि अमली के रूप में। वो अमली के साथ खुशी खुशी रहता है। रंजना एक बहुत ही खूबसूरत और तेज किस्म की लड़की थी, लेकिन इसकी एक बहुत ही बुरी आदत थी। वो हर किसी की जेब काट दिया करती। वो अपनी माँ रीना और पिता राकेश के साथ भोपाल में रहा करती थी। उसके माता पिता भी इसके इस आदत से परेशान रहते थे। हालांकि वो अपने घर में ये काम नहीं किया करती थी, पर घर के बाहर निकलते ही उसका ये काम शुरू हो जाता। इस सब की वजह से उसका रिश्ता भी कहीं तय नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही एक दिन उसके लिए दिल्ली से एक रिश्ता आता है। वो लोग रंजना को देखने उसके घर आते हैं। ऐसे में रंजना के पिता राकेश उनसे कहते हैं, जी आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे भी यहाँ सब लोग आपको इतने अच्छे से जानते हैं कि किसी को कोई तकलीफ होने ही नहीं देते। कहीं इन्हें रंजना की सच्चाई तो पता नहीं लग गई? जी आप कहना क्या चाहते हैं? किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो तो हम बस मजाक कर रहे थे। ओह, मैं तो घबरा ही गया था। अच्छा ये सब छोड़िए, आप अपनी बेटी तो दिखाइए हमें। अरे रंजना की माँ, जरा बिटिया को ले आओ। फिर रीना रंजना को उनके सामने लेकर आती है। राजू उसे देखकर उस पर पहली नजर में ही फिदा हो जाता है। उसके घर वालों को भी रंजना काफी पसंद आती है। फिर वो लोग बातचीत करके वहाँ से चले जाते हैं और कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। अब रंजना का घर बार, रहन सहन सब कुछ बदल गया था, लेकिन उसकी जेब कतरने वाली आदत बिल्कुल भी नहीं बदली। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उसे किसी काम से बाहर भेज देती है।
जैसे ही वो ये सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे हाथ साफ किया काफी समय हो गया था। कुछ देर बाद वो बाहर जाती है और इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे वहाँ ऐसा कोई नजर नहीं आता जिसकी वो जेब साफ कर सके। इससे परेशान होकर वो अपने घर आ जाती है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन रंजना को कोई इंसान नहीं मिलता जिसकी वो जेब काट सके। इसकी वजह से वो अंदर ही अंदर पागल हो रही होती है, इसलिए वो अब घर में ही ताका झाकी करने लगती है और अपने पति की ही जेब साफ कर देती है। जब राजीव अगले दिन अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है तो देखता है कि उसकी जेब में से सारे पैसे गायब है। तो वो रंजना से इसके बारे में पूछता है। रंजना, क्या तुमने मेरी जेब से पैसे लिए हैं क्या? नहीं राजीव जी, अब मैंने तो नहीं लिए। क्यों, क्या हुआ? यार मेरी जेब में तो 1 रुपया भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए सब। हो सकता है जब आप कल घर वापस आ रहे हो तभी कहीं गिर गए हो। है हाँ, हो सकता है, शायद तुम सही कह रही हो, ऐसा ही हुआ होगा। चलिए कोई बात नहीं, अब आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। हाँ, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। इसके बाद रंजना कुछ दिनों तक राजीव की जेब से पैसे नहीं निकालती ताकि उसे शक ना हो, लेकिन उसने अपनी सास की अलमारी में से पैसे निकालने शुरू कर दिए और उसकी सास को कानो कान खबर तक नहीं होती। पर एक दिन रानी अपनी अलमारी में से किसी काम के लिए कुछ पैसे निकालने जाती है तो वो देखती है कि उसमें पैसे है ही नहीं। फिर वो रंजना को बुलाकर उससे कहती है, देख बहू, अलमारी में मैंने कुछ पैसे रखे थे, अब वो यहाँ है ही नहीं। माँ जी, आप मुझ पर शक कर रही है क्या? देख बहू, तू रो मत है, मैं तुझ पर शक नहीं कर रही हूँ या कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, है बस पूछ ही तो रही हूँ। नहीं माँ जी, मुझे सच में कुछ नहीं पता इस बारे में। चल कोई नहीं, तू रो मत। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और रंजना समझ जाती है कि घर में सफाई करना ठीक नहीं है, यहाँ उस पर सीधा शक जाएगा। इसलिए वो फिर बाहर जाने के बारे में सोचती है। ऐसे ही एक दिन रंजना अपने शिकार की फिराक में मार्केट में चक्कर काट रही थी तो उसे एक बहुत ही अच्छे घर की औरत दिखी जिसने काफी सारी मोटी मोटी सोने की चेन और हीरे की अंगूठियां पहनी हुई थी। उसको देखकर रंजना का मन मचल जाता है और वो उसका पीछा करने लगती है, जिसके बाद मौका पाते ही उसका सब सामान साफ करके वहां से 9-2-11 हो जाती है। वो औरत रंजना को पकड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन मोटी होने की वजह से उसे पकड़ नहीं पाती और फिर रंजना अपने घर आ जाती है और देखती है कि वो जिसको लूट कर आई है वो औरत उसकी सास से बातें कर रही है। ये देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। इतने में रानी उसे देख लेती है और उसे आवाज लगाती है, अरे बहू, आ गई तू, इधर आ जल्दी, देख कौन आया है। जी माँ जी, अभी आई। ये औरत तो मुझे पहचान लेगी मेरे पास आते ही। जल्दी आओ ना, क्या सोच रही है वहाँ खड़ी खड़ी? जी माँ जी, अब मैं सोच रही थी कि इनके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ, इतनी दूर से आई है, भूख लगी होगी इन्हें। अरे तू इसकी चिंता मत करे, वो सब मैं पहले ही कर चुकी हूँ, तू बस इधर आ जा। अब रंजना उनके पास जाती है तो रानी उससे कहती है, देख बहू, ये मेरी दूर की रिश्तेदार है, ये रिश्ते में बहन लगती है और तेरी मौसी सास लीला। नमस्ते मौसी जी, नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा, मैं अच्छी हूँ, लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। रानी, मैं तुझे जिस लड़की के बारे में बता रही थी वो बिल्कुल इसी की तरह लगती है। कौन
सी लड़की मौसी जी? जब मैं यहाँ आ रही थी तो एक लड़की मेरे पास आई और मेरे सारे जेवरात चुरा कर भाग गई और वो बिल्कुल तेरी तरह दिखती थी। हाँ नहीं नहीं लीला, अब मेरी बहू ऐसी नहीं है। मैं भी कहा ऐसा कह रही हूँ, बस मुझे लगा ऐसा कि ये उसकी तरह दिखती है। रंजना जब घर में आई थी तो उसके साथ उसका बैग भी था, लेकिन वो बैग को गेट के पास ही रखकर आई होती है और उसके बारे में भूल जाती है। थोड़ी देर बाद राजीव घर पर आता है और घर में घुसते ही उस बैग को देख लेता है और समझ जाता है कि ये बैग तो रंजना का है। इसका मतलब रंजना रोज बाहर जाकर लोगों की जेब काटती है और उनका सामान चोरी करती है। फिर वो रंजना के पास जाकर उससे कहता है, रंजना क्या है ये सब और ये तुम कब से कर रही हो? मुझे माफ कर दीजिए राजीव जी, मैं आदत से मजबूर हूँ। मेरे हाथ जब भी कोई जेब या अच्छी चीज देखते हैं तो खुद ही उसकी हासिल करने के लिए चल पड़ते हैं। इन दोनों की आवाज सुनकर रानी और लीला भी उनके कमरे में आ जाती है और उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। फिर वो राजीव को भी सब बताती है कि कैसे इसने लीला को लूटा था, फिर कैसे अनजान बन गई। इस पर उसकी सास रानी पुलिस को बुलाने का सोचती है, लेकिन जब रंजना सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगती है तो वो लोग उसकी हालत देखकर उसे माफ कर देते हैं और फिर रंजना कभी किसी की जेब नहीं काटा करती। फिर सब ठीक हो जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सरिता अपनी बहू नीलम से बात करते हुए कहती है, अरे बहू, वो तुम्हारी दूर की मौसी है ना, शारदा मौसी? हाँ है, तो क्या हुआ माँ जी? उनकी बहू है ना, वो माँ बनने वाली है। मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि उनके पास इतना सब कुछ है, पैसा है, सुख सुविधा है, लेकिन फिर भी वो अपनी बहू का ध्यान नहीं रख पाती। तो क्या हुआ माँ जी, सबका एक जैसा नहीं होता है। और वैसे भी आप परेशान मत हो, मेरा ध्यान आप वैसे भी इतना रखती हो। अगर मैं भी गर्भवती हो गई तो आप और भी ज्यादा ध्यान रखोगी मेरा। बहू तो इतना समझती है, लेकिन तू ये भी जानती है कि हम कितना गरीब हैं। मैं तो दूसरों का सोचकर परेशान हूँ, फिर हमारा क्या होगा। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ से नीलम भागते हुए चली जाती है, क्योंकि उसे उल्टियाँ हो रही थी और चक्कर भी आने लगे थे। सरिता उसे लेकर पास के दवाखाने में जाती है और उसके इलाज के बाद पता चलता है कि नीलम गर्भवती है। ये सुनकर सरिता बहुत खुश होती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस बात से परेशान भी थी कि वो अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रख भी पाएगी या नहीं। सरिता नीलम को दवाखाने से वापस घर लेकर आती है और घर आते ही नीलम अपने बेटे आनंद से कहती है, बहू आज तुम दोनों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। तुम समझ भी नहीं सकते कि मैं आज कितना खुश हूँ। हाँ माँ, आप दादी बनने वाली हो और मैं पापा। हाँ तो यही बहू के पास रुक, मैं जल्दी से नजर उतार देती हूँ बहू की। कहते हैं गर्भवती औरत को जल्दी नजर लगती है। मेरे बस में जितना है उतना तो कर ही सकती हूँ मैं अपनी बहू के लिए। माँ जी, आप मेरे लिए जितना भी कर रही हो ना, वो बहुत ज्यादा है और आप कुछ भी परेशानी में मत रहो, सब ठीक है माँ जी। सरिता नीलम की नजर उतारती है और उसका अब पहले से भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगती है। सरिता की हालत भले ही खराब हो, लेकिन वो अपनी बहू का जितना हो सकता उतना ख्याल रखती। ऐसे ही एक दिन नीलम सरिता से कहती है, माँ जी, मेरा इमली खाने का मन हो रहा है, आप इमली ले आओ ना। बहू पैसे तो है नहीं मेरे पास, लेकिन तू यहीं रुक, तेरा जो खट्टा खाने का मन कर रहा है ना, मैं अभी जाकर उसका इंतजाम करती हूँ कुछ। माँ जी रहने दो, मेरा मन नहीं है अब, आप कुछ मत करो। अरे ऐसे कैसे रहने दे, तुझे इमली खाने का मन कर रहा है ना, खट्टा खाना है ना तुझे, रुक मैं अभी लाती हूँ तेरे लिए। सरिता वहाँ से नीलम के लिए हाथों का बनाया नींबू का अचार लेकर आती है और नीलम को देते हुए कहती है, बहू ये खा और बता कि कैसा बना है। मुझे पता था कि तेरे को खाने का मन करेगा ये, इसलिए मैंने पहले ही बनाना शुरू कर दिया था और अब अच्छा बन भी गया होगा। ये ले खा ले, ये घर का बना है, तेरे लिए अच्छा ही होगा। हाँ माँ जी, ये तो बहुत अच्छा है, मैंने आज से पहले तो कभी ऐसे नहीं खाया ना। ये मेरी सास ने मुझे मेरी गर्भवती होने पे खिलाया था, बोला था कि बहुत अच्छा होता है, ये घर में बना होता है और स्वादिष्ट भी होता है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और मुंह का स्वाद भी बदल देता है। माँ जी मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतने अच्छे तरीके से मेरी इच्छा पूरी कर रही हो। सरिता इसी तरह नीलम की सारी इच्छा को पूरा करने में लगी रहती। नीलम को कुछ भी खाने का मन होता तो वो अपनी गरीब होने के बावजूद वो सब करती।
जो उसके बन पड़ता, बल्कि अपनी गरीबी में रहकर उसे अच्छे से अच्छा बना कर देती। इसी तरह कई दिनों तक चलता है। काफी दिनों तक तो सब ठीक रहता है। कुछ दिनों बाद नीलम के पेट में अचानक बहुत दर्द होता है और सरिता नीलम को वापस दवा खाने लेकर जाती है और वहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद सरिता को बोलती है, इनकी गर्भ बढ़ नहीं रही है, आपको इनका और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और इनके खाने पीने का भी अब और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप इनकी सेहत को लेकर जरा सी भी लापरवाही नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बहू का बहुत ध्यान रखती हूँ। जो भी मेरी बहू की सेहत के लिए सही है मैं वही देती हूँ उसे। ऐसा नहीं होता है। आप उसे क्या दे रहे हो इस पे डिपेंड नहीं करता है। आपकी बहू का शरीर क्या ले पा रहा है उस पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको वो सब चीजें ही देनी है जो उनकी सेहत को अच्छा करे। मैं आपको एक डाइट चार्ट बनाकर दे देती हूँ, आप इन्हें ही वही सब देना। ठीक है। डॉक्टर सरिता को डाइट चार्ट बनाकर दे देती है और वो चार्ट देखकर सरिता और भी परेशान हो जाती है, क्योंकि डाइट चार्ट में जो भी था वो कैसे अपनी बहू को लाकर देगी। सरिता इसी सोच में रहती है और अपनी बहू को लेकर घर आती है। दोनों घर आए ही थे कि तभी वहाँ नीलम की माँ अनीता आती है और बोलती है, ये क्या है, आप मेरी बेटी का ऐसी हालत में भी ध्यान नहीं रख सकती हो क्या? या अपनी गरीबी में खुद जैसे मर रही हो वैसे ही मेरी बेटी और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी गरीबी का स्वाद चखाकर ही मानोगी। बहन जी आप ये कैसे बोल रही हैं? मैं अपनी बहू का बहुत ध्यान रखती हूँ और वो जब से गर्भवती हुई है तब से तो और भी ज्यादा ध्यान रखती हूँ मैं उसका। अगर आप ध्यान रखती तो आज ये हालत नहीं होती मेरी बेटी की। जहाँ आप इसके इलाज के लिए गई थी वो मेरी जान पहचान की थी, उसने मुझे सब बता दिया है। आप मेरी बेटी की ढंग से डाइट तक नहीं खिला सकती हो। हम गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी बहू को भूखा रखती हूँ। मैंने तो पहले ही बोला था नीलम को कि अपनी पसंद के लड़के से शादी करेगी तो यही होगा, और अब देख लो यही हो भी रहा है। माँ मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलती रहो। माँ जी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और ये तो होता रहता है। माँ जी अब मेरा बहुत ध्यान रखती है, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहू ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारी माँ है, अब तक उन्होंने ही तुम्हारा ख्याल रखा है। अब तुम ऐसा बोल रही हो उन्हें तो कितना बुरा लग रहा होगा उन्हें। हाँ मैं तो दुश्मन हूँ ना तेरी, और सब तो तेरे लिए ही खड़े हैं जैसे। हाँ तो आप ऐसा क्यों बोल रही है जैसे मेरी सास की वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है। ठीक है नहीं बोलती मैं, लेकिन अब से मैं भी यहीं रहूंगी ताकि इन गरीबों के पास जो नहीं है वो भी तुझे मिल सके। आप अपनी बेटी को लेकर निश्चय हो जाइए, हम उसका बहुत ध्यान रखते हैं। मैंने बोल दिया है मैं यहीं रहूंगी तो यहीं रहूंगी। अनीता भी अब अपनी बेटी के साथ वहीं रहने लग गई थी। अनीता के आने से सरिता का खर्चा भी बढ़ गया था, लेकिन अब हर समय अनीता सर पर खड़ी रहती कि उसकी बेटी को किसी चीज की कमी ना हो। ऐसा कई दिनों तक चलता है। सरिता गरीब होने के बावजूद अनीता को कोई शिकायत का मौका नहीं देती। ऐसे ही कई महीने निकलते हैं और धीरे धीरे नीलम की डिलीवरी का समय भी आता है। डिलीवरी का समय चल रहा था कि एक रात बहुत जोरों की बारिश होती है कि तभी नीलम के पेट में दर्द उठता है और नीलम अनीता और सरिता को बुला कर कहती है, माँ जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है बच्चे के आने का यही समय है, जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, ऐसे में तो बहू को बाहर ले जाना खतरे से खाली नहीं है। एक तो तुम लोग रहते भी ऐसी जगह हो जहाँ किसी को बुलाया भी जाए तो आने में सालों लगा देगा। अब क्या होगा मेरी बेटी का? अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। लेकिन हम कैसे करेंगे, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। तो कोई बात नहीं ना, मैं हूँ ना, मुझे इन सब चीजों की बहुत जानकारी है, मैं करूँगी ना। जो मैं बोल रही हूँ वो सारी चीजें ला के दो मुझे बस। सरिता और अनीता मिलकर डिलीवरी करने की कोशिश करते हैं और काफी देर तक कोशिश करने के बाद दोनों की मेहनत सफल होती है और नीलम एक प्यारी सी लड़की को जन्म देती है। और जन्म देने के बाद नीलम अनीता और सरिता से कहती है, माँ देखा आपने मेरी सास को, अपनी गर्भवती बहू के लिए उन्होंने वो सब किया जो शायद आप भी नहीं कर सकती। आज इनकी वजह से ही मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आया है। हाँ मुझे लगा कि पैसे से ही सब हो सकता है, लेकिन यहाँ गरीब होने के बाद भी इन्होंने सब आसानी से संभाल लिया। सरिता अपनी बहू की डिलीवरी करती है और उसके बाद अनीता को भी समझ आता है और वो दोनों खुश होती हैं और इसी तरह आगे की ये जिंदगी भी काटती हैं।